So hello my dear students, welcome back to Chemistry Kasaga by Saga Varjatia. So today we are going to study about the solutions class 12 rapid revision. ये वीडियो दोनों ISC और CBSE बोर्ड्स के लिए है। तो जिस तरह से आपने सॉलिड स्टेट का रिवीजन किया था हमारे साथ, इसी तरीके से सॉल्यूशंस का भी करेंगे। अगर आपने सॉलिड स्टेट का नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सॉल्यूशंस का अगर आपको पर्टिकुलरली डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, जैसे हेनरी लॉ पे अलग से, वेपर प्रेशर पे अलग पे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे अलग पर, अगर डिटेल में कुछ पढ़ना चाहो इस वीडियो से, अगर आपको लगे कि अनसेटिस्फैक्टरी चीज लग रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशंस का पूरा फुल प्लेलिस्ट दिया है विद डिटेल्ड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग सॉल्यूशंस पर अगर हम पढ़ाई करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स को अपने जीवन में पाते हैं, जिसमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सब आता है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। सिमिलरली अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। क्लियर है? पक्का? देखो इसका एक क्वेश्चन देख लो। मान लो आपसे कह रहा है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि यहां पे जो मास ऑफ बेंजीन है वो 22 ग्राम है। हमें मास परसेंटेज निकालना है किसका? CCl4 का, एंड इट इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। मास ऑफ CCl4 है 122 ग्राम। तो जैसे भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? मास ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। जैसे CCl4 का हमको मास परसेंटेज निकालना है तो इसका मास अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या होगा? व्हाट विल बी द टोटल मास बच्चों? 122 प्लस 22 तो कितना हुआ? 144 ग्राम। तो 122 अपॉन 144 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 84.72%, जो कि ऑप्शन क्या है यहां पे बताओ? ए। समझ में आया? आगे बढ़े। अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया या आपको याद नहीं है तो इसको आराम से आप प्लेबैक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बेसिक सी रूल है, क्या बताना इस पे। नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस मतलब बहुत ही माइनर क्वांटिटी में अगर प्रस्तुत हो। इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। देखो जैसे मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला तुमने पढ़ा, उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो पार्ट्स पर मिलियन है तो इसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100 ना करके मिलियन कर दो, 1 मिलियन, आंसर आ जाएगा। आओ जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि a sample of drinking water was found to be severely contaminated with the CHCl3। ये CHCl3 का मोलर मास 12 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5 विल गिव यू अराउंड 119.5 ग्राम पर मोल। इज सपोज टू बी कार्सिनोजन, कैंसर प्रोड्यूसिंग रिएजेंट। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो व्हाट डज 15 ppm मीन्स? इस वर्ड का क्या मतलब है पहले तो ये बताओ कि मतलब 15 ग्राम ऑफ CHCl3 is supposed to be present in 1 million gram of solution। और अगर यहां से आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने की अगर सोच रहे हो तो मत निकालना, बड़ी बेइज्जती महसूस होगी कि 1 मिलियन में आप 15 निकाल रहे हो। इट कम्स आउट टू बी अराउंड 1 मिलियन ओनली। तो चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सॉल्यूट है बड़ा ट्रेस अमाउंट में है, बड़ा माइनर अमाउंट में है, सो द मास ऑफ सॉल्वेंट कैन बी टेकन इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ आवर फर्स्ट पार्ट वाज दैट वी हैव टू convert into या express it into percent by mass।
तो परसेंट बाय मास का मतलब क्या हुआ, इसका मास यानी कि किसका, क्लोरोफॉर्म का, अपॉन टोटल मास इनटू 100, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि डिटरमाइन दी मोलैलिटी। अब अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो इसकी स्लाइड अभी आगे आने वाली है। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और यहाँ पे फोन की घंटी बजते हुए अब मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मैंने कहा एक ही है, तो इसको 10⁻6 ले लिया। अब इसको ग्राम में दिया है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 इंटू 10⁻⁻3 ये आएगा आपका मोल पर केजी। समझ में आई बात, पक्का। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखना बच्चों, मोलैरिटी के केस में दो इक्वेशन होती है, एक होती है फॉर द केस ऑफ डाइल्यूशन और एक होती है फॉर द केस ऑफ मिक्सिंग। डाइल्यूशन में m1v1 इक्वल टू m2v2 इक्वेशन लगती है, और मिक्सिंग के केस में m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3v3 इक्वेशन लगती है। इन इक्वेशंस का यूज आज आने वाले क्वेश्चंस में मिलेगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम NaOH। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो आपका NaOH है, और वो कितना है, 10 ग्राम। अच्छा, NaOH का मोलर मास क्या होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1, 40 ग्राम पर मोल। अब इसकी मोलैरिटी निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन है, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बचा, 1/4, मतलब 0.25 इज द आंसर। आगे बढ़ा जाए, गुड, मोल पर लीटर यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे कह रहा है what will be the molarity of 30 ml of 0.5 H2SO4 solution diluted to 500 ml। अब देखो यहाँ पे जो मेन वर्ड है उस पर तुमको फोकस करना है, वर्ड आ गया है डाइल्यूटेड, और जब डाइल्यूटेड आ जाएगा तो अभी मैंने तुमको बताया कि ये तुम इक्वेशन लगाओगे, m1 0.5 v1 30 ml रहने तो, क्योंकि दूसरी वाली भी ml ही है, तो ml कट गया, तो m2 क्या आया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 500, ये गया और ये से ये गया 0.003, यानी कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक टू अ 4 लीटर ऑफ 0.2 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलैरिटी NaOH आर एडेड। एक बीकर में एक NaOH का सोल्यूशन था, उसके ऊपर दूसरा सोल्यूशन डाल दिया, उसकी मोलैरिटी, उसकी वॉल्यूम सब बिंदास तरीके से दी गई है। रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। तो ये देखो, ये केस मिक्सिंग वाला आ गया कि नहीं आ गया। अपने को हर चीज़ कवर करनी है बेटा रैपिड में। ये रैपिड शॉट्स अगर आपने देख डाली, ये निक्के निक्के शॉट्स अगर आपने देख डाले, रिवीजन कर लिया, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस मोलैरिटी इसकी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू m3 पता नहीं, और जो ये v3 होता है ना, ये v1 प्लस v2 के बराबर होता है, क्योंकि बीकर तो empty है, भर किससे रहा है, इन्हीं चीज़ों से भर रहा है, तो 4 + 2 6, तो m3 क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका 0.8 प्लस 1/6, 1.8/6, ये गया
6 3 जा 6 10 जा 0.3 इसका आंसर है, यानी कि बी। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैलिटी में छोटा सा डिफरेंस है। मोलैलिटी कैपिटल एम में है, मोलैलिटी स्मॉल एम में है। मोलैलिटी होता है बेस्ट मेथड टू मेजर द concentration of the solution। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जो आपका मोलैलिटी है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम डिपेंड करती है, तो मोलैलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, मोलैलिटी नहीं हो सकती। तो ये जो स्मॉल एम है मोलैलिटी बेस्ट मेथड है टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द टर्म सोल्यूशन। क्योंकि ये कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, बेस्ट मेथड बताओ, चारों ऑप्शंस दे देगा, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो तुम किस पे टिक करोगे? मोलैलिटी पे। अब देखते हैं आगे इस पर क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं हमारे पास। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज क्या होता है यार? C6H12O6, और इसका जो हमारा मोलर मास आएगा वो आएगा 180 ग्राम पर मोल। कई सारे क्वेश्चंस में दी रहती हैं वैल्यूज, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, 10% W/W का ये मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज अगर आपको आती है तो आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया। अब मोलैलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट दिया है अपॉन मोलर मास पता है इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूशन का मास पता है, इसका पता है, तो 100 में से 10 चला गया तो 90 ग्राम पानी का मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। पर 90 ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जीरो कट गया, 100/18 इंटू 9। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक मिनट ज़रा ऐसा कर लो, कैलकुलेटर आपके पास भी है हमारे पास भी है, इसको उठा के कैलकुलेट कर ले। 100 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 9, 0.617, ठीक है, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आ गया होगा यार, इजी है, ऐसे ही आएगा, एक्सपेक्टेड ऐसे ही है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो भैया उस दिन हम गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। अब ये सीबीएसई में नहीं है तो सीबीएसई वाले इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आईएससी में है तो बेटा तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो यहाँ पे एक नया टर्म है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या है ये? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रखते हो आप बताओ? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये क्या रख रहे हो? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोलर मास बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट मास में एक फर्क है कि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ये जो एन फैक्टर होता है हम इस बच्चे को कहते हैं यार चार्ज मान लो ये। अब जैसे H2SO4 में H और SO4 पे क्या चार्ज होगा? 2। भाई कैसे टूट रहा है ये? आसान भाषा में कह रहे हैं, वरना फिर एन फैक्टर की तुम परिभाषा ही लर्न करते रहोगे। एन फैक्टर फॉर एसिड इज बेसिसिटी, फॉर बेस इज एसिडिटी, फॉर सॉल्ट इज चार्ज और वैलेंसी ऑन द एनायन और कैटायन। सीधा चार्ज याद कर लो ना यार, सीधा चार्ज याद कर लो। अब कुछ भी आ जाए, जैसे अब AlCl3 है, अब इसका एन फैक्टर क्या होगा यार? Al पे 3+ का चार्ज है और Cl में भी 3Cl- लिखेंगे तो 3 ही आएगा। तो एन फैक्टर चार्ज, एन फैक्टर चार्ज। और हाँ, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में अगर हम एक शॉर्टकट निकालें, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में अगर हम एक शॉर्टकट निकालें तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब जैसे तुम्हें 0.05 H2SO4 मोलैरिटी दी हुई है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई इट्स एन फैक्टर जो कि 2 है, तो 0.05
क्या आएगा 1। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? ये तो बहुत कुछ कह रहा है यार, इतना थोड़ी ना रखना था मुझको, गलती से आ गई ये वाली स्लाइड। देखो मोल फ्रैक्शन क्या है यार, अगर दो कंपोनेंट्स दिए हैं जैसे a प्लस बी गिव सॉल्यूशन है, तो तुमको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो सीधी सीधी बात है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल, ये इसका मोल फ्रैक्शन होता है। और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल मोल कट जाएंगे, खत्म हो गई बात। अब अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए तो इसके मोल यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। अब अगर सी कंपोनेंट भी होता तो नीचे सी भी लिखते हैं, यानी कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि सम ऑफ ऑल दी मोल फ्रैक्शंस, जैसे अगर दो कंपोनेंट्स लिए हैं, बाइनरी सॉल्यूशन ही है हमारे मेनली कोर्स में, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो जैसे अगर तुम्हारा XA यानी कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है 0.2 है, तो XB तुम्हारा आंख बंद करके 0.8 आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर XA 0.5 है तो XB भी 0.5 होगा। अब जैसे कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकाल कर दिखाइए हमको 10%, ये भी हमने अभी यहाँ पर पीछे पढ़ा है कि 10% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें ग्लूकोज के मोल्स आएंगे और पानी के मोल्स आएंगे। अब ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, प्लस पानी कैसे निकालेंगे? 100 में से भाई 100 10 चला गया, 90 अपॉन 18। इसको कैलकुलेट कर लेना कि करके दिखाएं। चलो कर देते हैं यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, 1 डिवाइडेड बाय 18.05, तो 0.0556 डिवाइडेड बाय 5.0556 0.01 आ रहा है। तुम लोग अभी यहीं आ रहा होगा, कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स 95% इथेनॉल बाय वेट, यानी कि 95 ग्राम ऑफ इथेनॉल is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से तुम्हें पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई? 5 ग्राम, और सॉल्वेंट यहां पर पानी है। तुम्हें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? इथेनॉल के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इथेनॉल के मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इथेनॉल का मोलर मास है 46, तो 95 अपॉन 46 अपॉन 95 अपॉन 46 प्लस 5, पानी का मास कितना निकाला हम लोगों ने सॉल्वेंट का? 5 अपॉन 18। इसे सॉल्व करने पर आंसर शायद 0.881 आ रहा था। ठीक है, एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना, मैंने निकाला था अभी वीडियो बनाने से पहले, तो ये आ रहा था। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, इन चारों में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन 5 मोलल एक्वस इथाइल ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज। ये 5 मोलल जो वर्ड दे दिया है तुमको, इससे तुम क्या समझते हो? इससे तुम ये समझते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 है और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है। इससे तुम ये समझते हो, समझे हुआ? अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है जैसे, तो इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल जो कि यहां पर सॉल्यूट का ही काम कर रहा है,
वो 5 दिया है और पानी के 55.55 है, क्योंकि 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय इस मोलर मास, तो 55.55 आएगा। तो 5/5 प्लस 55.55, अगर तुमने इथेनॉल को बहुत मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन माना है तो 5/55.55 भी करेक्ट आंसर है। लेकिन एक बार कहीं पे भी क्वेश्चन में ये चीज जाहिर नहीं करी है, तो 5 डिवाइडेड बाय 60.55 अगर कर रहे हैं तो 0.082 आंसर हमारा आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको ही आंसर मानेंगे। तो जल्दबाजी में इसको आंसर मत मार्क कराना, क्योंकि डाइल्यूट वर्ड उसने यूज नहीं किया है, तो हम लोग 0.082 को महत्व देकर आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। So next comes the solubility. Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of the solvent at a specified temperature. Maximum amount of solute which can be dissolved in a solvent is known as its solubility. Solubility एक तरीके का बेटा concentration term होता है जो कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म किसी भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। अब जिस साइंटिस्ट को जो चीज पसंद आई कि उसके हिसाब से ये टर्म उठा लेगा। अब जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अभी तुम हेनरी लॉ पढ़े होगे कभी। हेनरी लॉ ने सॉल्युबिलिटी को किसके टर्म्स में देखा है? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखा है, तो उस टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब ये लिखा है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हुए ना। ये इस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑन व्हाट फैक्टर्स द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स या डज नॉट डिपेंड्स। इसमें ये 3 ऑप्शन तो सामने सामने दिख गए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आ रहा है सॉल्युबिलिटी के अंदर ही, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। अब तुम सोचो कि NaCl को बेंजीन में डिजॉल्व करना चाहें या CCl4 में डिजॉल्व करना चाहें तो वो मुमकिन नहीं है। NaCl एक पोलर आयनिक कंपाउंड है जिसको तुम पानी में आराम से डिजॉल्व कर सकते हो, जो कि खुद भी पोलर है। एक बात का और ध्यान रखना, NaCl कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रस्तुत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस Na प्लस और Cl माइनस में। तो इनको तोड़ने के लिए एक शक्ति चाहिए जो कि पानी के पास होती है। पानी के पास उसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो ऊपर डालने वाले सॉल्यूट के हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में मदद करता है। एक बात और ध्यान रखना, अगर NaCl को तोड़ने की जो शक्ति होती है उसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा हुई एज कंपेयर टू इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर कोई भी चीज, सुन लो भाई, अगर क्या लिख रहा हूं मैं, अगर कोई भी चीज सॉल्यूबल होना चाहती है तो उसके लिए ये कंडीशन आप फॉलो अप करोगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी मोर देन द लैटिस एंथैल्पी, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब समझ गए ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया वो सॉल्यूशन जो इक्विलिब्रियम में है, जिसके लिए हम कंसंट्रेशन टर्म सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे कुछ सॉल्ट हो गए, जैसे तुम्हारे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये एंडोथर्मिक फॉलो करते हैं, यानी कि इस जैसे NaCl एक तुमने सॉल्ट लिया, उसको अगर तुम्हें पानी में घोलना है, यानी कि अगर तुमको लिक्विड में घोलना है, तुम्हें उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। समझे? तो ये एंडोथर्मिक है। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे Li2CO3, ये अब एक्सोथर्मिक नेचर फॉलो करते हैं, यहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे अगर एंडोथर्मिक सॉल्ट्स के बारे में बात करें तो अगर आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि आपने हीट बढ़ाई, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बढ़ गए,
तो ये कम होना जाएंगे तो रिएक्शन विल टेंड्स टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज की इंक्रीज, क्या कहते हो, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं ना। तो NaCl जैसे सॉल्ट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक में हीट रिएक्टेंट साइड होती है। तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि हीट बढ़ाई और हीट रिएक्टेंट साइड है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ जाएगा। ली-चाटियर प्रिंसिपल के दौरान अगर रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम स्टेट में तुम कोई चीज छेड़ते हो, यानी कि अगर तुम रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन कम करते हो तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को आगे की तरफ भगाएगा। और अगर NaCl और H2O आगे की तरफ भागेंगे तो यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, यानी कि लिथियम कार्बोनेट सॉल्ट्स के बारे में क्या करेंगे हम, यही कहेंगे कि भैया इंक्रीज टेम्परेचर विल डिक्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ लो क्या है, नो इफेक्ट, सीधी सीधी बात। अरे भाई क्या सॉलिड कंप्रेस होते हैं क्या, दे आर इनकंप्रेसिबल, क्या समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर बेसिकली इनकंप्रेसिबल, तो बेसिकली ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा जाता। हाँ अगर गैसेस होती तो फिर बात अलग होती, क्या होती आइए देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो ये जनरल ट्रेंड है बेटा, है ना, जेनरली यही होता है कि आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कब, जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होने की कोशिश करता है और सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता है तो वो हीट एनर्जी रिलीज करता है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सुनना मेरे मुन्ना, तो हीट बढ़ेगी, यानी कि अब की बार प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये कम होना चाहेगा, उसके लिए रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी तो तुम्हारा गैस लिक्विड अलग अलग होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसलिए तो ये टर्म लिखा है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, या इनर्ट गैसेस हो गई, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये एंडोथर्मिक होती हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो सॉलिड्स या लिक्विड्स में तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं पड़ा, मायने नहीं रखता, लेकिन यहां पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत मायने रखता है। यहां पर आप देख रहे हो, जैसे इस फिगर में देखो, एक पानी है और पानी के अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर एक वेट रखा है। अब इस वेट को अगर इंक्रीज कर दिया या हमने खुद मैनुअली पिस्टन के थ्रू हमने इसको प्रेशर अप्लाई किया तो द कंसंट्रेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स विल इंक्रीज, ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होने लगेंगे। अरे यार पेप्सी, कोला, कोका कोला, इन सब में क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर में हम लोग CO2 को डिसॉल्व करते हैं और जैसे ढक्कन खोलते हैं तो फिस की आवाज आती है, और तब तक आती रहती है जब तक वो इंक्रीज प्रेशर वाली गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आ जाती, डिक्रीज नहीं कर लेती अपने आप को। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, अच्छा तो बेसिकली हेनरी लॉ का मास से अगर हम कंपेयर करें तो M इक्वल टू KP बनता है, जहां पे K जो होता है हेनरी कांस्टेंट होता है, यानी कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप जितना ज़्यादा मास अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा, या जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मास ऑफ गैस विल गेट डिसॉल्व इन द पर्टिकुलर लिक्विड। आई रिपीट, आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मास ऑफ द गैस विल डिसॉल्व इन द पर्टिकुलर लिक्विड। बट द एडवांस फॉर्म और द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हेनरीज लॉ इज दैट partial pressure of the gas in the vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas, और इसी मोल फ्रैक्शन को वो भाई सॉल्युबिलिटी कहता है। P इक्वल टू KH इंटू एक्स, याद रखना ये फॉर्मूला, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। P क्या है, P क्या है, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज। X क्या है, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, इस चीज को याद रखना। और KH क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखता है हमको कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी। एक बात और ध्यान रखना, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के,
KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। क्या मतलब हुआ कि अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। है, समझे कि नहीं समझे? टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ऑक्सीजन पानी के अंदर जा नहीं पाती है, तो फिशेस मरना चालू हो जाती है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में स्क्यूबा डाइवर्स जो कि डीप डाइवर्स होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं तो उनके पीछे जो वो सिलेंडर होता है जिससे अंदर हवा भरी होती है, एयर भरी होती है, the mass of the mass of the gas which dissolved in their body will increases, क्योंकि जब नीचे जाएंगे तो पानी अपना प्रेशर डेवलप करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने से the mass of the gas which the scuba divers inhales will increase। अब देखो वो जो हवा अंदर ले रहे हैं वो तो पीछे लटके हुए एयर सिलेंडर से ले रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो ये चीज घातक है। कैसे घातक है कि जैसे ही वो ऊपर आएगा तो मास डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, या उल्टा समझ लो, जैसे ही वो ऊपर आएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो मास ऑफ द गैस विच हैज बीन डिसॉल्व्ड विल डिक्रीज। तो जो चीज उसने अंदर जाते हुए ली थी ज्यादा मात्रा में, अब वो बाहर जब आ रहा होगा तो बाहर निकल रही होंगी। उसने जब ऑक्सीजन लिया तो वो तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कवर अप हो गया, CO2 के रूप में बाहर निकल गया। लेकिन अगर नाइट्रोजन इनहेल कर ली तो वो क्या है, वो ब्लड वेसल्स में अटक जाएगी, और अटक जाएगी तो बेंड्स क्रिएट करेगी, दर्द होंगे। अगर दिल का दौरा भी पड़ सकता है, क्योंकि वो क्या है, क्लॉटिंग पैदा कर देती है ब्लड वेसल्स के अंदर। बाकी वो कोल्ड ड्रिंक वाला तो हमने तुमको बता ही दिया था, कोल्ड बेवरेजेस वाला। एक जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में ये स्क्यूबा डाइवर्स का फंक्शन तो पूछेगा नहीं, लेकिन आना चाहिए ना, किसी भी तरीके से आ गया तो क्या हो गया। तो एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। जो आपका कांस्टेंट होता है कौन सा, हेनरीज कांस्टेंट, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए ये कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं, जरा देख लेते हैं, निपट लेते हैं इनसे भी। इतने बड़े बड़ों से निपट लिया तो ये क्या खेत की मूली है ना। Maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon। सॉलिड की बात कर रहा है, तो सॉलिड देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ये बात अभी बताई थी, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो द आंसर इज 3 यानी कि प्रेशर। नेक्स्ट आता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड द टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट द हायर एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। यार देखो बॉडी टेम्परेचर आदमी का तो कांस्टेंट ही रहता है, तो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये घटना घटित होती है। तो आगे बढ़ा जाए, वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट ये अभी हम देख कर आ रहे हैं। आप इसका सही आंसर बता दो कि जो KH होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, X के, और X क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो अच्छा, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। तो इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ KH विल बी ग्रेटर फॉर द गैसेस विद द लोअर सॉल्युबिलिटी। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस एक लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। दीज आर फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर, तो इसको हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ये भी NCERT एग्जाम्पलर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ इस फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जिसकी KH की वैल्यूज ज्यादा हैं सॉल्युबिलिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो हमें इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी निकालना है। इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी का वैल्यू का मतलब है KH सबसे कम किसका है, ये है 0.000183। किसका है बेटा, ये किसका है, SCHO। तो SCHO का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद सबसे कम है 0.413। 0.413 किसका है, मीथेन का, तो उसके बाद होगा मीथेन। उसके बाद किसका है, CO2 का, तो उसके बाद होगा CO2 फिर ऑर्गन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। सिर्फ एक ही चीज से 4-4 5-5 क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, तो समझो इस चीज की मैथ, मतलब इस चीज का इंपॉर्टेंस समझो आप। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं, दीज आर दोज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
ये इंपॉर्टेंट है, मिल सकता है क्वेश्चन। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। 4 टाइप्स की होती हैं, चारों के नाम लिखे हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इन चारों के फॉर्मूले सटीक याद होने चाहिए। अगर रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू किसके होता है, x2 के। x2 मतलब 2 यहाँ पर हम सॉल्यूट को ले रहे हैं, तो चूंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ इन इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। अब इन फॉर्मूलेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं अलग अलग करके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच अमंग देम इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे 3 ऑप्शन दे दिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा दे दिया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। या मान लो ऐसे ऑप्शन दे दिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? So coming on to the very first colligative property, that is the relative lowering of vapor pressure. ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर जैसे एक क्लोज बीकर है आपके पास, इस क्लोज बीकर में आपने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट लाइक पानी है उसको रखा है। ये इसका अपर लेयर का या अपर सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है वो मैंने इस तरह से दिखला दिया है। ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट लाइक H2O मैंने लिया है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि कुछ समय बाद ये अपने आप उड़ेगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा। लेकिन इवेपोरेट होकर बेचारा जाएगा कहाँ? ऊपर ढक्कन तो बंद है। ढक्कन हटा कर देखो तो कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन ढक्कन क्यों खोले, है ना? तो ये वापस टकरा कर कंडेंस बैक करेगा, कंडेंस बैक करेगा, कंडेंस बैक करेगा। तो कुछ टाइम में यहाँ पर एक भाप सी बन जाएगी। तो these vapors which are applying the pressure on the surface of this liquid at equilibrium, इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक समय जरूर ऐसा आएगा जब इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएगा, वो स्टेट इक्विलिब्रियम की होगी। उस स्थिति पे द वेपर्स विच आर अप्लाइंग द फोर्स या प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम का मतलब वही है कि जब rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. What are the factors which affects the vapor pressure? Nature of the liquid and the temperature. Nature of the liquid का मतलब है the forces of attraction present between solute और solvent particles। अभी यहाँ पे हम लोग मेनली सॉल्वेंट पे ही डील कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स देखो यार, अगर ये दो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो क्या ये उड़ेंगे? नहीं। तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, थोड़ा सा पेन को बढ़िया तरीके से लाते हैं। वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सरफेस। जितना दोनों के बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी ऊपर उड़ेंगे, उतना भयंकर वेपर प्रेशर होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड समझ गए। टेम्परेचर क्या है? तुम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? पक्का। यहाँ पर एक क्लाउसियस-क्लैपेरॉन रिएक्शन होती है। तो ये रही बच्चों वो क्लाउसियस-क्लैपेरॉन रिएक्शन इक्वेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इट इज क्लियरली रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एज वेल एज द टेम्परेचर। लॉग P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R गैस कांस्टेंट T1 टेम्परेचर 1 T2 टेम्परेचर 2। नेक्स्ट यहाँ पर राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखो जो दो तरीके के हम लोग सॉल्यूट ले सकते हैं, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल। अभी हमने ये देखा कि प्योर सॉल्वेंट ऊपर की तरफ उड़ता है, एस्केपिंग टेंडेंसी होती है उसके पास, इवेपोरेट होता है और कंडेंस होकर वेपर प्रेशर देता है। अब अगर तुमने बीकर को हटाकर सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट दो तरीके का हो सकता है, वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ क्या कहता है, एक बार जरा स्टेटमेंट पढ़ना। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। नहीं समझ में आया ना? जैसे मान लो दो चीज़ों से मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है, ये तुमने मान लिया सॉल्यूट है, ये तुमने मान लिया कि ये सॉल्वेंट है। तो कह रहा है जो PA है वो P0A इंटू XA है। सिमिलरली जो PB है वो P0B इंटू XB है। ये PA क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। P0A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, जब सिर्फ बीकर में वही था, उसके अलावा और कोई नहीं था। यहाँ पर XA क्या है? इट इज़ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। ये बात को ध्यान रखना। और अगर आप टोटल प्रेशर निकालना चाहें अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA का मतलब हो गया P0A XA प्लस P0B XB। अब इस पर बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जा सकते हैं। इसका एक ग्राफ भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वो ग्राफ को एक बार देख लीजिए। उस ग्राफ में हम लोग दोनों चीज़ें मेंशन करते हैं, यानी कि A और B। अगर XA यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ ये 1 होगा, यहाँ ये 0 है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक 0 है तो एक 1 होगा, वाइस वर्सा। अब चूंकि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है तो PA इज इक्वल टू P0A XA आता है। तो ये जो लाइन बनाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, ये PA है, और जहाँ पर ये कट रही है इसको P0A कहते हैं। P0A के कंपोनेंट्स देखो, जहाँ पर सिर्फ XA है और XB है ही नहीं। समझ में आई बात? अब दूसरी लाइन PB की बना दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर XB कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो ये PB है और ये थोड़ा सा तिरछा आता है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो। P इज इक्वल टू PA प्लस PB। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि A इज मोर वोलेटाइल देन B। जब आप दो चीज़ों का सोल्यूशन, दो चीज़ों को मिलाकर सोल्यूशन बनाते हो, सबसे एक चीज़ तो होगी जो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगी, ज़्यादा वोलेटाइल होगी एज कंपेयर टू अनदर। तो जो चीज़ ज़्यादा वोलेटाइल होगी उसकी जो चोंच है, जो उसका जो पीक है वो ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर P0A और P0B को देखोगे तो P0A जो है थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने माना कि A ज़्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू B। अगर तुम B ज़्यादा वोलेटाइल मानना चाहते हो तो उसको ऊपर उठा देना। क्लियर है? तो दिस इज द कर्व फॉर द सिंपल राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। नाउ कम्स टू द राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या दिक्कत आती है बेटा? जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे वेपर प्रेशर इतने सारे कंपोनेंट्स की मदद से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की बॉल्स देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन कलर की बॉल्स हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स।
अब ये ग्रीन ग्रीन बॉल्स क्या करेंगी, जब ब्लू बॉल्स के ऊपर आकर बैठ जाएंगी। ब्लू बॉल्स क्या है, देखो, अरे यार एक तो ये पेन आ जाता है यार, मैं नहीं खेल रहा है ना। जो ये ग्रीन बॉल्स हैं, यानी कि जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए दिखाए गए हैं, और जो ब्लू वाले तुम देख रहे हो वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए हैं। तो पहला जो केस है ए वाला, जहां पे प्योर सॉल्वेंट है, वहां पे बहुत सारा इवेपोरेशन हो रहा है, बढ़िया वेपर प्रेशर मिलेगा। इवेपोरेशन पे ही तो वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है, एस्केपिंग टेंडेंसी पे। लेकिन दूसरे वाले केस में जब हरी वाली बॉलें, यानी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट के ऊपर आकर बैठ गया, अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या उड़ना ही नहीं चाहता, जिदिया रहा है, हम तो नहीं उड़ेंगे। तो उससे क्या हो गया, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। जहां 8-10 उड़ रहे थे वहां सिर्फ 4 उड़ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आया। इस वेपर प्रेशर के डिक्रीमेंट को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसकी डेरिवेशन कैसी आई है, इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तुमको कोर्स में है नहीं है, आगे बढ़ो फिर। अच्छा, पी नॉट वही है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जब सिर्फ वही रहा होगा जैसे प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है तुम्हारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट माइनस पी एस क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस को सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। मालूम ये बात, नहीं मालूम? देखो यार, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट आ जाता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम हो जाती है। तो पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो वो हमेशा ज़्यादा होगा प्योर सॉल्यूशन के कंपैरिजन, इसलिए पी नॉट माइनस पी एस लिखते हैं, पी एस माइनस पी नॉट नहीं लिखते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर हम इसको रिलेट कर दें टर्म पी नॉट से, तो ये हो जाता है पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है इसको बोलते हैं बेटा क्या, ये जो तुम्हारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या पढ़ाई थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना समझ में आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वन इज आइडियल सॉल्यूशन एंड अनदर इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, देखो कह रहा है एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जैसे कि तुमने नदी के पानी में एक चम्मच शक्कर घोल दी, क्या पानी मीठा हो जाएगा? नहीं। तुमने नदी के पानी में 2 बर्फ के क्यूब डाल दिए, तो क्या पानी ठंडा हो जाएगा? नहीं। पर तुमने तसल्ली कर ली कि देखो हमने तो सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूट मैंने 2 बर्फ के टुकड़े लिए, सॉल्वेंट मेरे पास नदी थी और मैंने सॉल्यूशन बना लिया। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो आइडियल सॉल्यूशन एक हाइपोथेटिकल है, जैसे आइडियल गैसेस हाइपोथेटिकल हैं, सोच है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। आइडियल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कह सकते हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस कैन बी आइडियल सॉल्यूशंस। जैसे मैंने बताया ना, 2 बर्फ के टुकड़े तुम नदी में डाल रहे हो, अब नदी इतनी बड़ी है, 2 बर्फ के टुकड़े उसके लिए क्या मायने रखते हैं? नहीं मायने रखते। तो देखा जाए तो क्या उसमें इंथैल्पी चेंज हुई? नहीं हुई। क्या वॉल्यूम बढ़ गया 2 बर्फ के टुकड़े डालने से? नहीं। क्या कोई फोर्सेस में या वेपर प्रेशर में फर्क आया? नहीं। तो आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए बी बी, यानी कि ए मतलब सॉल्यूट हो गया, बी बी मतलब सॉल्वेंट हो गया, और ए बी मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर जो सॉल्यूशन बना रहा है, उन सब के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम रहता है। पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन, टॉलीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ठीक, आगे बढ़े। एन ऑक्टेन, एन नोनेन, ये ले सकते हो। नेक्स्ट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल अपोजिट देख लो उसका, किसका, जो तुमने अभी आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा। आइडियल सॉल्यूशन कहता है वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन।
लेकिन ये कहता है व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बट ऑब्वियस की बात है जो डेल्टा एच मिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जो डेल्टा वी मिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जो वेपर प्रेशर है या जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ए बिटवीन बी एंड बिटवीन ए बी वो सब नॉट इक्वल रहेंगे। अरे भाई अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये दो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इंकार की, या तो तू दुनिया से डरती है या फिर कदर नहीं तुझे मेरे प्यार की। जैसे डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा एच मिक्स या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या डेल्टा एच मिक्स लेसर देन जीरो होगा। तो दो बातें आती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर, हम दो चीजें पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा आता है सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशंस में आपको थोड़े से पॉइंट्स याद रखना और एग्जाम्पल ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गए एग्जाम्पल याद हो ना हो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना। एक्चुअल में देखो होता क्या है, जब तुम्हारे कंटेनर में सिर्फ इथेनॉल है, 2 मिनट समझ लो, बच्चा पूछता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, बोलो मानते हो? हाँ, तो तुमको जो चीज दी जाए, जो मिक्सचर दिया जाए, तुम सोचो कि क्या उसके अंदर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पहले उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब वो अकेला था तब ज्यादा है कि बाद में ज्यादा है। देखो इथेनॉल जब इथेनॉल में होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तकड़ी होगी, इसको तोड़ना मुश्किल होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बेकार होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी बेकार होगी, वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन जब इथेनॉल के ऊपर तुमने एसीटोन डाल दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। और अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई है तो पहले से तो बेहतर हो जाएगा ना एस्केपिंग टेंडेंसी इथेनॉल का या एसीटोन का, तो दिस मेक्स इट अ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब आप जितना आइडियल प्रेशर सोचेंगे उससे कहीं ज्यादा आएगा। इसका अगर हम कर्व प्लॉट करें जैसे हम लोगों ने पहले प्लॉट किया था, अभी मैं सारे डायमेंशंस को नहीं लिख रहा हूं, वही डायमेंशंस कॉपी कर लेना आप। ये कर्व था ना, ऐसा ही तो कुछ था ए बी वाला, इसमें आप सोचोगे कि आएगा ये, आप सोचोगे ये क्या है आइडियल, यही तो पी था यार टोटल, लेकिन आएगा ये होगा आपका पी मैक्स। दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन, आपकी औकात से ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो डेल्टा वी मिक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो फैलेंगे और दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो है या पॉजिटिव है, यानी कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। देखो बॉन्ड टूटने को प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहते हैं। अब बॉन्ड तुम हीट से तोड़ो चाहे एसीटोन को डालकर तोड़ो, बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो है। द वेपर प्रेशर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड बाय द लॉ, ये तो हमने बता ही दिया। और ऊपर से ये भी बता दिया कि सॉल्वेंट टाइप ऑफ फोर्सेस इज वीकर देन द सॉल्यूट या सॉल्वेंट फोर्सेस। मानते हो बात? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या देखोगे तुम? नेगेटिव डेविएशन में देखोगे कि जो ये आपके नॉर्मल कर्व हैं, नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन जो है, नॉर्मल प्रेशर के कंपैरिजन जो है, प्रेशर आपका कमी आएगा। आप सोचोगे ये आएगा, लेकिन आएगा नीचे। तो इसका ये मतलब है कि जो पहले फोर्सेस प्रेजेंट थे सॉल्यूट में या सॉल्वेंट में वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मिलाने के बाद अच्छे हो गए। जैसे एग्जांपल ले तो अगर एक बीकर में क्लोरोफॉर्म डाल दो और एक बीकर में एसीटोन डाल दो तो दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके के इंट्रैक्शंस नहीं है, हल्का का डाइपोल या वैंडरवॉल होगा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो इसका H और इसका O आपस में देखो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत गिना जाता है। तो अब एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई अब एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई तो क्या हो गया? वेपर प्रेशर कम हो गया। तो द वेपर प्रेशर इज लोअर देन प्रेडिक्टेड, डेल्टा एच मिक्स कम है भैया।
हीट एनर्जी यहाँ रिलीज होगी ना, क्योंकि एक स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, तो डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव है या लेसर देन 0 है। चूंकि मॉलिक्यूल सिकुड़ रहे हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए डेल्टा वी मिक्स लेसर देन 0 है। इसके दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, फिनॉल एंड एनालीन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन याद कर लेना, एनसीईआरटी वाला है, जरूर पूछा जाता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट टाइप ऑफ फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गर देन द टू। समझ में आ गया सब, आगे बढ़े। तो बच्चों इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 160 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलीन 60 है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन इन द वेपर फेस, वेपर फेस पूछ रहा है। तो एक चीज आपको मैं बता देता हूं, ये जो आप फॉर्मूला लगाते हो ना, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसमें जो ये मोल फ्रैक्शन होता है ये इन सॉल्यूशन होता है, इन सॉल्यूशन। जो वेपर फेस वाला होता है उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। अब अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में इस बात में खो जाते हैं, डूब जाते हैं या भूल जाते हैं कि हमें मोल फ्रैक्शन टॉलीन का चाहिए इन वेपर फेस, वाई निकालना है, एक्स नहीं निकालना है। बच्चा एक्स निकाल कर खुश हो जाता है, बल्ले बल्ले करता है, अरे यार पेपर तो बड़ा इजी था। बाद में पता चलता है उत्तरी यार ये क्या हो गया। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन इन वेपर फेस इन कांटेक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन इज। अब जो बच्चे होंगे वो 0.5 मार्क कर देंगे, आंसर गलत। इक्विमोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल सेम, नंबर ऑफ मोल सेम का मतलब वो सेम, क्या सेम, मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि P इज इक्वल टू, अब A बेंजीन को ले लो और B टॉलीन को ले लो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 160, XA 0.5 है क्योंकि इक्विमोलर है, P नॉट B 60 है और ये फिर से 0.5 है। एक बार जरा भाई कैलकुलेटर उठा लो, थोड़ा तुम भी काम करो थोड़ा हम भी काम करें। ये खुल गया हमारा कैलकुलेटर, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 80 प्लस 60 मल्टीप्लाई 0.5 30। ये तो हमारा हो गया P टोटल प्रेशर। अब होता ये है कि अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है P ऑफ टॉलीन इज इक्वल टू Y, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला लगाने से आपका काम बन जाएगा। तो ये जो P ऑफ टॉलीन लिखा है, ये P ऑफ टॉलीन हो गया तुम्हारा क्या, P नॉट इंटू एक्स बी यानी कि 30। ये तुम्हें निकालना है, P टोटल 110 है, तो 30 को अगर हम 110 से डिवाइड करें तो 0.2727 आंसर आएगा, यानी कि सही आंसर हमारा ये है। अब कई बच्चे अगर 80/110 कर आए तो तुम बेटा बेंजीन का निकाल आए हो और वो आएगा 0.73। तो ये लोग कितने बड़े वाले हैं, इन लोगों ने तीनों प्रोबेबिलिटी दी हुई है, 0.5 भी दिया है, सही आंसर भी दिया और 0.73 भी दिया है। 0.73 किसका आएगा, 0.73 बट ऑब्वियस की बात है आएगा बेंजीन का। तुम्हें किसका चाहिए, टॉलीन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फिगर्स गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो तुमको ये अगर कर्व देख पा रहे हो तो तुम्हें आसानी से समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव डेविएशन का है और ये नेगेटिव डेविएशन का है। अब इनमें से अच्छा एग्जाम्पल्स चुनने हैं, तो नेगेटिव डेविएशन में अभी हम ये एग्जाम्पल्स पढ़ कर आ रहे हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसके रिस्पेक्ट पे ये देखना है कि सही कौन सा है। अरे सी है, सीधी सीधी बात है, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल ये भी पढ़ कर आ रहे हैं, तो आंसर सी है। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हेन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। फिर से देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को लेकर इन लोगों ने इज्जत दी है, जहां पर तुम्हारी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये नेगेटिव डेविएशन का होता है।
तो सीधी सीधी बात है कि आइडियल सोल्यूशन तो बनाएगा नहीं, पॉजिटिव डेविएशन बनाएगा नहीं, ये दोनों नेगेटिव डेविएशन बनाएंगे, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होगा। आंसर सी है। आगे बढ़ो, तुम लोग पॉज करके देख लिया करो। आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो पॉज कर लो, पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ये एन हेक्सेन एंड हेप्टेन क्या बनाता है? हम तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ेंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाता है। अब आइडियल सोल्यूशन क्या है? इट ऑलवेज राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेल्टा एच मिक्स इज जीरो, डेल्टा वी मिक्स इज जीरो। पर देखो हमसे पूछा क्या गया, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो बट ऑब्वियस की बात है, एजियोट्रोप कहाँ से आ गया? बट यही आंसर है, मतलब ठीक है ना। बाकी तीनों तो आइडियल सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी पढ़े हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 grams of sugar is added to a 1 liter of water to give sugar solution. What is the effect of addition sugar on the boiling point and freezing point? Look, sugar is nothing but a non-volatile solute. मानते हो ना इस बात को? और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आने पर क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि करेक्ट आंसर इज सी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसमें बताया था। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एक एक पॉइंट सब लोग पढ़ो। इन ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन मिक्सचर द इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ AABB आर नियरली सेम। हाँ, क्योंकि जो ये क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन होता है, ये आपका आइडियल सोल्यूशन बनाता है। इन इथेनॉल एंड एसीटोन AABB टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AB। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो इसके पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोनों के मिक्सचर के। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जान ले लेगा तुम लोग की ये AABB टाइप इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस आर वीकर ना बेटा, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, B एंड C विल फॉलो राउल्स लॉ। नहीं, सॉल्यूशन A विल फॉलो द राउल्स लॉ। हाँ देखो, आइडियल सोल्यूशन में यहाँ पर ये राउल्स लॉ ही तो होता है। आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं? विच फॉलोज राउल्स अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ना भाई, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो द करेक्ट आंसर इज 2। आगे बढ़े। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं बेटा, 2 बीकर दे दिए गए हैं, एक में सिर्फ पानी रखा है, एक में NaCl सोल्यूशन रखा है। तो कह रहा है एट द सेम टेम्परेचर बोथ द बीकर्स वर प्लेस्ड इन द क्लोज कंटेनर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड NaCl। भाई NaCl सोल्यूशन का मतलब है कि पानी के ऊपर NaCl डाला गया है, सोल्यूशन है। हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ना जानते हो तो बात भी है यार। तो बट ऑब्वियस की बात है कि वेपर प्रेशर इन कंटेनर A इज मोर देन इन कंटेनर B। ये आंसर है। आगे बढ़ो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका सेम कंपोजिशन होता है इन लिक्विड एंड वेपर फेस एंड दे बॉइल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिल से आवाज़ आ रही है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बेटा ISC के हो चाहे CBSE के कर लो। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे रहती है, जैसे मान लो पानी और अल्कोहल को तुमने एक साथ हीट करना चालू किया। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का है 80 डिग्री सेल्सियस। अब तुमने अरेंजमेंट इस हिसाब से सेटअप किया है कि दोनों को तुम्हें अलग करना है। और जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्या मतलब होता है उसका? it is based on the principle that the two miscible liquids can be separated on the basis of their difference in their boiling points. Like if the heat has reached to 80 degrees Celsius, alcohol will start evaporating and it can be collected in the another jar and water will remain behind. So if you are
ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, एक ऐसा लम्हा आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें दोनों का कुछ प्रोपोर्शन उड़कर उधर चला जाएगा। मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही कुछ तुम देखोगे, अरे ये क्या हो गया, 78 डिग्री सेल्सियस में पानी भी चला जा रहा है, अल्कोहल भी चला जा रहा है। ये तो बड़ी अजूबे वाली बात हुई, लेकिन ये हर किसी मिक्सचर में नहीं होता है और हर इंस्टेंट में नहीं होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर एक लम्हा ऐसा आता है ना, पलक झपकते एक लम्हा ऐसा आएगा जिसमें ये कांड हो जाएगा। उसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं। बाइनरी मिक्सचर हैं जिनका कंपोजिशन सेम हो जाता है लिक्विड एंड वेपर फेस में, बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग, देखो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इस बात को याद कर लो। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वेपर प्रेशर कहाँ ज्यादा होता था, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करते हैं वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करते हैं। जिसका ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इथेनॉल वाटर का जो 95% इथेनॉल बच रहा होता है और बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है तो ये एजियोट्रोप मिक्सचर फॉर्म करता है। सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा इसकी जस्ट उल्टी डेफिनेशन, जिसके पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉलो अप करता है, और उसका एग्जाम्पल HNO3 प्लस वाटर है। तो बच्चों नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है। मान लिया ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, टेम्परेचर बढ़ाओगे धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कर्व फॉर्म में आया है। और बढ़ते 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 एक ऐसे पॉइंट को टच हो जाएगा जहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है। इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या ITS एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डेंस जो टेम्परेचर नोट करोगे दैट विल बी योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज डिनोटेड बाय T0B। अब सेम कंसंट्रेशन पे, सेम टेम्परेचर पे अगर हम लोग सॉल्यूशन का कर्व बनाने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन का कर्व वेपर प्रेशर के जस्ट नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन का ये पॉइंट यहाँ पर कट करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो TB देगा। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात तुम लोगों ने नोटिस करी होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर, बट द boiling point of solution is more and the boiling point of solvent is less। तो यही जो एलिवेशन या इंक्रीज हुआ है इसको डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ग्राफ की माने तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B है, और एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो डेल्टा TB मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एक KB आता है। ये जो KB है इसको बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 या यूनिटी तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB हो जाएगा। तो अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि KB यानी कि एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1 और यूनिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं आपके इस टॉपिक पर बेस्ड। इस पर अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो एट अ सर्टेन हिल स्टेशन प्योर वाटर बॉयल्स एट दिस, प्योर वाटर बॉयल्स एट दिस मतलब ये तो T0B दिया है 99.725 डिग्री सेल्सियस। इफ KB ऑफ वाटर इज 0.513 डिग्री सेल्सियस then the boiling point of 0.69 मोलैलिटी 0.69। हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, हमको क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि TB। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB का मतलब हो गया TB माइनस T0B इज इक्वल टू KB इंटू M। TB पता नहीं है
टी नॉट बी है 99.725 डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ डिग्री सेल्सियस में ही दिख रहा है, ऑप्शन भी डिग्री सेल्सियस में ही है। के बी की वैल्यू 0.513 और मोलैलिटी भी 0.69 दिया है। इसको सॉल्व करोगे आपको रिक्वायर्ड आंसर इनमें से कोई एक होगा, आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तुम लोग करके देख लेना, आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, करने का तरीका समझ गए ना, बस काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 185 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी कि ये मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 12.5 ग्राम, और फिर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 185 ग्राम। शोज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी 0.80 केल्विन दिया है और के बी की वैल्यू 0.52 केल्विन के जी पर मोल दी है। अच्छा हाँ, ये यूनिट बहुत आती है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, केल्विन या डिग्री सेल्सियस के जी पर मोल। ठीक है, अब सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी स्ट्रेट अवे दिया है, के बी स्ट्रेट अवे दिया है। मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 12.5 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें भी हम लोग इसी तरीके का एक कर्व पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाते हो वेपर प्रेशर घटता है घटता है घटता है घटता है और अचानक से डाउनफॉल पे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमने एक सॉल्वेंट का कर्व बनाया है, और इसी तरीके से अगर हम सॉल्यूशन का बनाएंगे वो जस्ट उसके नीचे ही आएगा, क्योंकि वही बात है ना कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट से कम होता है। तो अगर ये कर्व है टी नॉट एफ का फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये है तुम्हारा टी एफ सॉल्यूशन का, ये क्या है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये क्या है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अब देखो अब कि तुम डिक्रीज में जा रहे हो, कम हो रहा है तुम्हारा अरे फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये कर्व से आया। जैसे डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होता है, वैसे ही डेल्टा टी एफ भी होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन आते हुए ही के एफ आ जाता है। के एफ के दो नाम हैं, एक है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और एक है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ रहे ना, उड़ा उड़ा रिवीजन करा रहे हैं हम आपको, ये सब बातें आपको पता होंगी। एक रैपिड रिवीजन हो रहा है, वीडियो के नाम पे जाओ, निक्के निक्के शॉर्ट्स रैपिड रिवीजन, तो तुमको पूरा एक तरीके से एग्ज़ाम से पहले तुम्हें सब समझा दे, एक हर चीज़ दिमाग में बिठा दे, रिवाइज करा दे। जैसे क्लास 3rd 4th में जब मम्मी लोग उठाती थी सुबह कि बेटा बताओ इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, रिवीजन करवाती थी। आई होप आप लोगों के मोस्ट ऑफ द पापा मम्मी में से कोई ना कोई करता होगा, मेरे में तो मम्मी करती थी। तो वो क्या होता था कि सुबह उठने मतलब सुबह स्कूल जाने से पहले मम्मा जो होती थी वो हमारी उठा के एक बार सब कुछ बोल देती थी कि हमने ये पढ़ा है ये पढ़ा है ये पढ़ा है, इसमें ये होता है इसमें ऐसा होता है। कभी बार हम खुद से भी कर लिया करते थे, तो वो दिमाग में ताज़ा ताज़ा बैठ जाता था। तो ये जो निके निके शॉर्ट्स हैं आपको क्या है दिमाग में ताज़ा ताज़ा बिठा देंगे सारी बातों को। हम डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा रहे, डिटेल में अगर पढ़ना है लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब नेक्स्ट आता है what weight of glycerol should be added to 600 ग्राम of water in order to lower its freezing point by this। तो डेल्टा टी एफ तुम्हें 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, के एफ तुमको 1.86 दिया है, मोलर मास सब कुछ दिया हुआ है यार। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, 10 इक्वल टू 1.86। मोलैलिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 92 दिया है, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम है, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बॉयल्स एट दिस। तो ये टीबी दिया है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछा जा रहा है। तो डेल्टा
TF और डेल्टा TB दोनों का काम है, तो ऐसा करें दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो KFM अपॉन KBM। ऐसा भी कर सकते हो, एक तरफ से मोलैरिटी निकाल कर दूसरी जगह प्लेस कर दो, वरना हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब डेल्टा TF की जगह क्या रखोगे, T0F माइनस TF, और TB की जगह क्या रखोगे, TB माइनस T0B। KF की वैल्यू दी हुई है 1.86 और KB की वैल्यू दी हुई है 0.52। T0F चूँकि देखो पानी की बात हो रही है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस TF की अगर बात करें तो वो हमें निकालना है। TB की बात करें तो वाटर के लिए इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा पहले तो सॉल्वेंट का लिखना है ना, तो 100.52 माइनस 100, ये 100 लिखा है, इज इक्वल टू 1.86 अपॉन 0.52। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ से TF आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, बीच में हमारा सबसे पहली बात तो SPM होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरफ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है, इस तरफ हमारे पास सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ये दोनों मिलकर हमको क्या दे रहे होते हैं, सॉल्यूशन। आप जानते हो कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, वेपर प्रेशर इसका कम होता है, तो जो नेट फ्लो होता है ऑस्मोसिस में, इट इज़ फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड एंड इट इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये हमने आपको जो समझाया है, इट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द solvent particles from the pure solvent side to the solution side. Clear? Now what is the osmotic pressure? अब आप कुछ जुगाड़ ऐसा करिए कि यहाँ पर आप पिस्टन लगा दीजिए, इस पिस्टन पर फोर्स लगाइए, प्रेशर लगाइए। भाई दोनों के बीच में, दोनों कंपार्टमेंट्स में, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है दो कंपार्टमेंट्स बना रहा है, जहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है, और बीच में थोड़े थोड़े छेद हैं, छोटे छोटे छेद। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छेद हैं जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो अलाउ करते हैं, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं। अभी जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर का दोनों तरफ, वो क्रिएट कर रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तुम चाहते हो ऑस्मोसिस प्रोसेस अगर रुक जाए, सो यू हैव टू क्रिएट या यू हैव टू मेंटेन द इक्वल वेपर प्रेशर ऑन बोथ द कंपार्टमेंट्स। उसके लिए तुम क्या करोगे कि सॉल्यूशन साइड एक पिस्टन लगाकर प्रेशर एक्सर्ट करोगे, और वो प्रेशर उतना होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर विच इज एट द सॉल्वेंट साइड। तो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड on the solution side, yeah, which must be applied on the solution side so as to stop the flow of the solvent particles from the pure solvent side to the solution side, यानी कि to stop the osmosis process। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर निकालना चाहो तो फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, C का मतलब मोलैरिटी होती है, R का मतलब गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर इन केल्विन। समझ में आया? अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं वो सीख लो। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, अब इसी पिस्टन को उठाकर, भाई ऑस्मोसिस रुक चुका है, अब इसी पिस्टन में मोर कस के जोर लगा दे, तो एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेटर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेटर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। तो क्या होगा, द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड विल गो टू द अनदर कंपार्टमेंट जहां पे प्योर सॉल्वेंट है, तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म होता है जिसका नाम है आइसोटोनिक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है जिसमें दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं। जैसे कहेगा 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 8.5% solution of sucrose and find blah blah blah, कुछ भी बोल देगा, find number of moles of this या वो कुछ। तो pi1 इक्वल टू pi2 कर देंगे तो C1 RT इक्वल टू C2 RT हो जाएगा, RT RT दोनों तरफ से कट जाएगा। C1 इक्वल टू C2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इज इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम और सोल्यूशन कट जाएगी दोनों तरफ से, तो N1 इक्वल टू N2 आ जाएगा। अब यहाँ से तुम चाहे मास निकाल लो चाहे मोलर मास निकाल लो, मुद्दा ये होता है आइसोटोनिक का क्वेश्चन
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एक तरफ पिस्टन ए लगाया गया है, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, पिस्टन बी है, यहाँ पे NaCl और पानी है, यानी कि ये प्योर सॉल्यूशन साइड है और ये प्योर सॉल्वेंट साइड है। तो अब तुम यही देख सकते हो कि पिस्टन बी में अगर तुम एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, पिस्टन ए में तुम एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा। अगर देखो तुम पिस्टन बी में एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो, जैसे मैंने अभी बात करी, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, पानी के यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, पिस्टन बी टू पिस्टन ए की तरफ, कंपार्टमेंट बी टू कंपार्टमेंट ए। तो ये लिखा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ द प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी, सो द करेक्ट आंसर इज 2। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई। बताइएगा निके निके शॉर्ट्स आपको कैसा लग रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।